बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, तोशाखाना रेफरेंस जिसमें इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नाअहल हुए, उसके ऊपर जितनी मर्जी आप डिस्कशन करें उसके मज़ीद जो एंगल्स हैं वो सामने आ जाते हैं। और यही हो रहा है कि इसके ऊपर चारों तरफ से हर चैनल पर, हर अखबार में डिस्कशन हो रही है और इसके मज़ीद राज सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि जब इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उन्होंने अदालत जाने के लिए कहा था। तो अहम सवाल ये बनता है कि अब वो अपनी नाअहली साबित करने के लिए अदालत का रुख करेंगे और आवाम के सामने हकाइक लेकर आएंगे, अपनी रसीदें सबको दिखाएंगे कि वो सच पर हैं, हक की राह पर हैं और तमाम इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। तोशाखाना स्कैंडल के हकाइक सामने आने का सिलसिला जारी, कानूनी चाराजोई की धमकी के बाद इमरान खान इन संगीन इल्जामात पर अदालत से रुजू करेंगे। ये हमारे है खुशामदीद कहते हैं हम स्काइप पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब को। स्काइप पर ही हमारे साथ मौजूद हैं शनीला अम्मार साहिबा, सज्जाद अनवर साहब लॉर्ड स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं ताहिर नईम मलिक साहब। सोलंकी साहब, एक अहम, इम्पोर्टेंट और सादा सवाल है, अदालत जाएंगे इमरान खान साहब? मुझे नहीं पता कि खान साहब क्या करेंगे। ये उनका हक है कि वो किसी भी अदालत में जाएं और अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो उसके लिए अपने दलाइल और सबूत पेश करें। लेकिन मसला ये है कि इसी तोशाखाना के हवाले से हर रोज़ ये कोई नया झूठ बोलते हैं। इनके जो भोंपू हैं वो एक नया झूठ बोलते हैं और हर रोज़ उनके झूठ जो है वो सामने आ जाते हैं। तो सियाणों ने सही कहा था कि झूठ बोलने का नुकसान ये है कि उसको साबित करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है। तो आप ये देखें कि राना अबरार खालिद से लेकर आज तक इन्होंने जितने भी झूठ बोले हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। पहले कहा कि तोशाखाना की तफसीलात तहाइफ जो लेकर गए वो दे नहीं सकते इसलिए कि ये कौमी सलामती का मामला है। अब वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हो गई हैं कि ये कौमी सलामती का मामला नहीं था बल्कि एक चोरी छुपाने का मामला था। आप ये देखें, इन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो कवानीन तब्दील करके 20% से 50% अदायगी की, लेकिन अब ये सबूत सामने आ चुका है कि इन्होंने कवानीन तो बदले, लेकिन कवानीन बदलने के 35 दिन बाद पुरानी जो कीमत थी, पुराना जो कानून था 20% का, उस पर जो है वो उन्होंने ये तहाइफ ख़रीदे। फिर जो उन्होंने लगता है जो जाली रसीद बनाई इस्लामाबाद की, वो उसकी तारीख भी वही है और तोशाखाना में जो उन्होंने पैसे जमा कराए उसकी तारीख भी वही है। तो क्या पहले आपने बेचे या पहले क्या क्या हुआ? जो पैसे आपने जमा कराए उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है कि वो पैसे आप कहाँ से लाए। वो आपने दिए या आपके किसी दोस्त ने दिए। अगर आपके किसी दोस्त ने दिए तो वो कौन है? इसी तरह से जो शहबाज गिल और फवाद चौधरी और ये जो लोग कह रहे थे कि नहीं वो तो दुबई के किसी बंदे से जो ये बेचे गए जो तहाइफ, तो उन्होंने जो है वो तरदीद कर दी है अब कि जी हमने तो इनसे नहीं लिए, और जो हमारे वेबसाइट पे जो थी वो तो सिर्फ एक ऐसे ही इश्तिहार था, एक मॉडल के तौर पर। तो हर रोज़ जो है इनके नए झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं। सही। लेकिन बात यह है कि इस पर अब और भी इदारे हरकत में आए हैं। नैब ने कहा है कि वो इनके खिलाफ तहकीकात करेंगे और सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, फराह गोगी के खिलाफ ही नहीं बल्कि जुल्फी बुखारी वगैरह के खिलाफ भी। तो अब लड़ाई जो है वो दो फ्रंट्स पे है, एक तो अवाम में जो हकायक पेश करने की और दूसरी अदालतों में। मेरे ख्याल में इनको दोनों जगह जवाब देना चाहिए। जो मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं उसका भी जवाब देना चाहिए
और जो अदालतों में जो कार्रवाई होगी उसका भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोलंकी साहब, आपका जवाब हमें मौसूल हो चुका है। सलीला साहब, अब क्योंकि हम सब एक सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ती कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है और बहुत सारे ज़राए भी हमारे पास मौजूद होते हैं। हर पार्टी में हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा ज़राए है जिससे हमें मालूम पड़ ही जाता है कि कौन अपना लीगल काम और लीगल बैटल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है या नहीं। आपके ज़राए क्या कहते हैं कि ये जो अदालत से रुजू करने का हक़ इमरान खान साहब के पास है, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू की है या नहीं? देखिए, मेरे पास इसको लेके अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इमरान साहब का प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए और जो उनका पहले से सारा ट्रैक रिकॉर्ड उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन जब 2012 में ख्वाजा आसिफ साहब ने शौकत खानम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि इमरान साहब के जो बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं, उनकी कंपनी में इमरान साहब ने पैसा इन्वेस्ट किया था शौकत खानम का, तो वो इमरान साहब ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर दावा कर दिया था कि जी आपने ये झूठ बोला है, और आज तक वो केस चला और उस केस के अंदर इल्तवा जो है इमरान साहब खुद ले रहे हैं और पिछले दिनों उनको इस पे जुर्माना भी हुआ था। तो अगर वो ये पाकिस्तानी कोर्ट तो है नहीं, वो दावा भी कर रहे हैं अमेरिका का, यूएई का और बरतानिया का, फिर उन्होंने इनकी पार्टी अच्छा, ये मखसूस निजी टीवी चैनल के ऊपर केस करने के लिए ये कहा गया है, लेकिन अपना केस अदालत में ले जाने के लिए नहीं कहा गया। उनका अपना केस जो है ना मदीहा, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में अदालत में जा चुका है। जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर ये केस चला गया है। मेरा ख्याल में इमरान साहब बरतानिया, अमेरिका या यूएई जाने से पहले इस कोर्ट के अंदर जाके अपना केस लड़ लें। जब वो अपने मुखालफिन को कहते हैं कि अदालतों पे एतबार करें, आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो भागते क्यों, तो इमरान साहब भी इस अदालत के अंदर जाएं और जाके जो सबूत है उनके सामने वो पेश कर दें। देखिए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि जो निजी चैनल है इसने ये प्रोग्राम बरतानिया में दिखाया नहीं, जबकि उनका वो प्रोग्राम बरतानिया में दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो चैनल है उसने सारी तहकीकात करके अपने सोर्सेज से हर चीज कंफर्म करके ये प्रोग्राम किया होगा। और जो उमर फारूक हैं वो ऐसे तो ही नहीं टीवी पे आके बैठ गए होंगे। और एक बात है कि उनके पास वो बॉक्स मौजूद है, या तो वो सिर्फ दावा कर रहे हो तो बात दूसरी है, लेकिन वो तो दिखा भी रहे हैं हमें। फिर बात ये है कि आपका ये जो तोशाखाना का केस है ये दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि उसमें नए से नए हकाइक आ रहे हैं। जिस दिन आप तोशाखाना में रकम जमा करवाते हैं उसी दिन ही आप बेचते हैं। पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि वजीर आजम को कि घर में कौन से फाके पड़ गए थे कि उनको उसी दिन ये तोहफे में मिली हुई घड़ी जो थी उसको बेचना पड़ गया। फिर आपने जिस शॉपकीपर को बेची है, पहले तो आप जाके रसीद देखें ना कि उसके ऊपर लिख दिया गया है वॉच है, रिंग है, कफ लिंक्स है, वो सब कुछ। मेरा ख्याल में जो रिंग और इस टाइप की चीजें होती है ये तो किसी ज्वेलर के पास जाती हैं, क्योंकि जब आप डायमंड बेचते हैं या आप गोल्ड बेचते हैं हर चीज लिखी जाती है कि डायमंड कितने कैरेट का था, डायमंड का कट कौन सा था, का ब्रांड कौन सा। ग्राफ जो है वो कोई आम ब्रांड नहीं है भाई। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका शनील साहिबा। आप ये कह रही हैं कि वो सिर्फ एक घड़ी ही नहीं थी, उसके ऊपर गोल्ड भी था और उसके अंदर डायमंड्स भी थे, तो एक घड़ी साज ही क्यों चुना गया बेचने के लिए? जी, उसके अंदर कफ लिंक से, उसके अंदर एक आपका पेन भी है, उसके अंदर एक रिंग है, ये सारी चीजें उस रसीद के ऊपर लिखी हुई है। कितने डायमंड्स उसमें कैरेट के डायमंड्स थे वो कुछ नहीं लिखा हुआ, उनका कट क्या था, उनकी क्लैरिटी क्या थी, कलर क्या थी। ये हमेशा जब आप डायमंड लेते हैं तो ये चीजें देखी जाती हैं उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, एक रसीद बना के उसमें टोटल अमाउंट लिख के दे दी, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने अपनी सिर्फ एक जरूरत को मतलब पूरा करना था कि आपने कहीं जाके बेचना था, तो उससे पहले आपको एक सबूत चाहिए था कि कहीं आप जाके दिखा सके कि नहीं जी ये तो मैंने इसको बेच दी थी, ये जबकि बेची आपने वो दुबई में जाके, जिसका एक आपके सामने आके बैठ गया है दावेदार उमर फारूक। जरूर जी 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 बोलिएगा। अच्छा, उसका एक दावेदार सामने आके आपके बैठ गया। फिर आपने कैश में क्यों अमाउंट ली है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कैश में लेन देन होता है, लेकिन वो लोग करते हैं जिन्होंने टैक्स बचाना होता है। ये प्राइम मिनिस्टर है, एक आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको क्या मजबूरी थी कि इनको कैश लेना पड़ा है? और अगर इन्होंने कैश लिया तो इसका मतलब इन्होंने टैक्स बचाया। टैक्स बचाने की सूरत के अंदर तो आप पे एक और जो है क्रिमिनल आपका चार्जेस में इजाफा हो जाता है। तो सवालात तो बहुत ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। अगर ये अदालत में लेके जाएंगे तो इनको तो लेने के देने पड़ेंगे कि इनको खुद जवाब देने पड़ जाएंगे कि ये आपने क्या इसमें क्या किया। फिर वही 50% वाला जो आपने 20% दिया है, फिर 2019 के बाद आपने कोई तोहफे जाहिर भी नहीं किए। एक लंबी फेहरिस्त है उन तोहफों की कि जो इसमें वॉल हैंगिंग है, डेकोरेशन पीसेस हैं, डिनर सेट है, गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन कॉफी। अभी तो ये
चीजें भी सामने आएंगी, ये एक घड़ी का मामला नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो अभी सामने आनी है। तो इमरान खान साहब बड़े शौक से अदालत जाएं, और हम तो चाहते हैं वो अदालत जाएं, लेकिन मसला ये कि वो अदालत जाके खुद फंसेंगे, क्योंकि ये तोशाखाना की ये घड़ी इनके गले की हड्डी बन गई, ना निगल सकते ना उगल सकते। दूसरी बात है कि दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है। देखिए, जब ये स्टोरी बन रही है दुनिया की न्यूज़पेपर्स में और उनके चैनल्स पे चल रही है, तो दुनिया क्या सोच रही होगी हमारे बारे में कि हमारा ये वजीर आजम इतना फकीर था कि ये अपने घर का गुजारा ये घड़ी बेच के कर रहा था। ठीक है, ठीक है सजाद साहब, आपकी जानिब अब वही चीज़ है कि हम इस चीज़ को, इस केस को जितना डिस्कस कर रहे हैं उसके मज़ीद पहलू निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। शरीला साहिबा का पॉइंट कि ये सिर्फ एक घड़ी ही नहीं थी, इसमें कफलिंग्स भी थे, इसमें अंगूठी भी थी, इसमें एक पेन भी था जिसपे हीरे थे और सोना भी था। तो आपने एक घड़ी फरोख्त करने वाले की ही दुकान क्यों चुनी है? और हमारा जो मेन सवाल है वो ये है कि अदालत से रुजू करेंगे अपने ऊपर लगे हुए इन सगील इल्जामात के बाद खान साहब? आपका सवाल तो ये है कि वो अदालत से रुजू करेंगे जी। क्या एक ऐसा वज़ीर आज़म या एक ऐसा पॉलिटिशियन जो उस सहाफ़ी के खत्ते पड़ गया था, जिसने सबसे पहले राना अबरार साहब जो हैं हमारे बड़े शानदार सहाफ़ी इस्लामाबाद के, कि उनको किस अजाब से गुजरना पड़ा था इनकी हुकूमत में जब उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी ये वाली तोशाखाने की। तो तोशाखाने में अगर कोई शफाफियत होती और इन्होंने जिस तरह से चीज़ें वहाँ से ख़रीदी हैं, तो राना अबरार की स्टोरी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने तो उसको नौकरी से निकाला, उनको मारने तक की धमकियाँ दी गई, उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इनकी सारी सेल्फ राइटियस की एज ए सेल्फ राइटियस, वो कहते हैं ना कि मैं ही सच्चा आदमी हूँ इस पूरे मुल्क में, तो उनका सारा कच्चा छठा इसी स्टोरी के अंदर से ही मिल जाएगा आपको। आप देखिए, आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी नोट्स हैं जिनको जोड़ के इस स्टोरी को बनाया जाएगा। जैसे नैब ने ऐलान किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन का, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो तोशाखाने का स्टाफ जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा कि किस तरीके से वो उसकी अमाउंट का तयन किया गया, उसकी कीमत का तयन किया गया, और वो जो CBR का नुमाइंदा था वो कौन था, और कैसे ये जो 1.25 अरब की एक मुख्तलिफ चीज़ें थी, एक्सेसरीज थी, घड़ी थी, उसके साथ चीज़ें थी, उनको आपने 7 करोड़ में या 8 करोड़ में बेच दिया या 5 करोड़ में बेच दिया, कैसे बेच दिया? ये एक पहला इसका मरहला ये होगा इस इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद वो जो दुकान है इस्लामाबाद की जिनकी कच्ची रसीद है इनके पास, फिर वो बंदा तलाश किया जाएगा। फिर दुबई में जो इसके कनेक्शंस हैं वो तलाश किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि उमर फारूक वो शख्स है जिसने फवाद चौधरी को 4 घंटे में एक्सपोज कर दिया, उसकी सारी गुफ्तगू को अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए। तो वो अभी खामोश है इस पर कि उसने वाज़े तौर पे रिकॉर्ड पे आपके कहा है कि मुझसे शहजाद अकबर ने रब्ता किया और कहा, और फराग गोगी ने उसके बाद रब्ता किया और ये घड़ी बेची। तो उसके पास वो मैसेजेस भी होंगे, वो फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी होगी और कुछ वीडियोस भी होंगी जिसमें ये बुरी तरह से फंस जाएंगे पीटीआई वाले। तो इस मामले पर अब आगे जाके मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे। वो तो कोशिश करेंगे कि मीडिया में भी ये डिस्कस ना हो, और वो अवाम में जाके कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है। वो कभी भी अदालत में खुद नहीं जाएंगे और जाके अपना सर नहीं पेश करेंगे, क्योंकि इसमें वो पूरी तरह से धंसे हुए हैं इमरान खान साहब। और इसमें एक तो शफाफियत नहीं है, इसमें करप्शन हुई है। वो 1.25 अरब की चीज़ जो थी वो इन्होंने 5 करोड़ की उसकी असेसमेंट करवा के वो 2 करोड़ में जिस तरह से रखी है वो, और फिर जैसे पेमेंट्स की गई हैं उसकी कोई रसीद नहीं है। इनको वो सारी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, इनको भी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। जिन्होंने ख़रीदी है वो भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से पैसे दिए। अगर उन्होंने कैश भी दिए हैं तो ये वो ज़माना नहीं है कि आप किसी को 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपया देते हैं तो उसका कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, कोई वीडियो नहीं होती, कोई दूसरे दस्तावेजी सबूत नहीं होते। वो भी डेफिनेटली होंगे। तो ये सारे कल्प्रेट्स जो हैं वो पकड़े जाएंगे। ये बड़ा वो जो कहते हैं ना ओपन एंड शट केस है। नैब अगर इसके ऊपर एक
इन्वेस्टिगेटिव विल के साथ आगे बढ़ती है और इसको स्पीडी ट्रायल करती है इसका, और इसके सारे जो मुख्तलिफ नुक्ते हैं उनको मिला के इसको तस्वीर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये तस्वीर बड़ी जल्दी बन जाएगी जिसमें इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह से बेनकाब होंगे, उनकी फैमिली बेनकाब होगी, उनके दोस्त और फराह गोगी और शहजाद अकबर और फवाद चौधरी और बाकी सारे वो लोग जो अब उनके साथ खड़े हैं इस मामले पे, उनको वो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितने बयान जारी कर लें, वो हर चीज़ की कंट्रडिक्शन आएगी और इनको शदीद नदामत का सामना करना पड़ेगा। अगर एक वज़ीर आज़म को इसलिए नाअहल किया गया कि उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह ले सकते थे वो उन्होंने नहीं ली और वो ज़ाहिर नहीं की अपने हिसाब में, तो एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने तोशा खाने में डकैती की हो और इतनी बड़ी एक शानदार तोहफ़ा जो हमारे दोस्त मुल्क ने उनको दिया, उसको इस तरह से सरे बाज़ार नीलाम किया, सस्ता नीलाम करके, सस्ता शो करके महंगा बेचा, उस वज़ीर आज़म को कौन सी अदालतें और कौन सा सिस्टम रिलीफ देगा, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। इनको कहीं से कोई, मुझे नहीं समझ आती कि कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होंगे इस मुकदमे में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ताहिर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सोलंकी साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे। शनीरा साहिबा कहती हैं कि शौक से जाएं, और सजाद साहब कहते हैं कि नहीं जाएंगे क्योंकि अगर जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, क्या पीटीआई इमरान खान साहब अदालत जाएंगे? देखिए, सोलंकी साहब एक वसी तजर्बा रखते हैं, तो वो इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि माजी में कई दफ़ा उन्होंने कहा कि वो जाएंगे। 35 पंचर का मामला हुआ, 4 हलकों के अंदर मुख्तलिफ गवाहों को पेश करने का सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला हुआ और दीगर सियासी मामलात हुए, लेकिन हमने देखा कि इन दी एंड वो एक अटेंशन डाइवर्ट करने का मामला था। कुछ मामलों में तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कुछ मामलात में प्लेइंग टू द गैलरी उन्होंने इज्तनाब किया। तो अब अगर वो एक कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि इस मामले में वो बेगुनाह हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कोर्ट जाएं। नैब पे उन्हें ट्रस्ट नहीं, हुकूमत पे उन्हें ट्रस्ट नहीं, FIA पे उन्हें ट्रस्ट नहीं, किसी इदारे पे उन्हें ट्रस्ट नहीं, लेकिन अदलिया के ऊपर उनका ट्रस्ट है। वहाँ जाके, वहाँ भी कल जो सुप्रीम कोर्ट में 2 रोज़ पेशतर केस लगा है पिछले उनके धरने से मुतल्लिक, वहाँ भी वो उनके वकील ने कहा कि उनको सही तरह कम्युनिकेट नहीं हो सका कि किस मकाम पे उन्हें इजाज़त मिली थी और किस में नहीं। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो अदलिया जाएं, अपनी रसीदें, शवाहिद और सारी चीज़ें वहाँ पेश करें, और वो सारी टाइम लाइन भी पेश करें कि जिसमें उन्होंने ये चीज़ ख़रीदी है। लेकिन उनका जानना की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि उनका डिफेंस वीक है। वीक इस हिसाब से है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, आप वज़ीर आज़म थे, तो आप अपनी मर्ज़ी के रूल्स फ्रेम करवा सकते हैं। जैसे कारोबारी शख्सियत के उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वो है मक्खन से बाल की तरह निकलवा के उनके हाथ में दोबारा थमा दिए, और लगता था कि काबीना के अरकान की आंखों में उस वक्त पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो इसी तरह उन्होंने रूल्स नए बनाए कि 20% नहीं 50%, और अब जो तफसीलात आ रही हैं वो ये है कि 20% है। ये तय नहीं है कि वो पहले पेमेंट हुई या पहले घड़ी जो है उनको मिली। तो ये एक ऐसा सौदा था जिसके अंदर ये इस चीज़ का तयन नहीं। फिर जिस तरह शनीला ने ये बताया कि देखें, अगर कोई चीज़ किसी की मेक होती है, कोई ब्रांड होता है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, और हर क्वालिटी और हर वैल्यू एडिशन की और हर ब्रांड की मुख्तलिफ प्राइस है, स्टैंडर्ड से लेके और स्पेशल तक उनकी मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ हैं। तो ये एक इंतहाई वो ऑर्डर था कि जो दुनिया में अपनी नौइयत का मुनफरिद था, एक ही था। और मुझे इस पे भी हो रहा है कि हम गरीब लोगों को, हम इस ब्रांड की मशहूरी हम कर रहे हैं कि ग्राफ है, ये है, वो है। हमारा तो अपना ही गरीबों का ग्राफ महंगाई किधर जा रही है, अफराते ज़र काबू नहीं आ रहा, डॉलर की कीमत, ऊपर से ग्राफ की परेशानी भी आ गई है। ये भी एक नया लफ्ज़ हमें ज़हन में रखना पड़ गया। और तीसरा जो इसका पहलू है वो ये देखें कि एक और इससे मैं बढ़ाऊँ कि किस तरह जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आपने अपने मातहत इदारों के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी की गई। उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में जिन पे इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे फराग होगी, उन्होंने एक खतीर रकम 33 करोड़ रुपए गालबन वो वाइट वॉश की, जिसके अंदर एक लॉ कानून ये बनाया गया जो हुकूमत करप्शन के ख़ात्मे के लिए आई। उसने ये कहा कि चोरी का पैसा
और इल गॉटन वेल्थ आप एमनेस्टी स्कीम में लाएं, मामूली टैक्स अदा करें और ब्लैक मनी को वाइट कर लें। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब जो ये कहते हैं ना उनका इस मुल्क में कारोबार है, ना उनकी मिल है, ना जागीर है, ना कुछ और बिजनेस है, वो चौथे साल में उनकी इनकम में 10.25 करोड़ रुपए इजाफा होता है और FBR और ये इदारे पूछते नहीं कि इस इजाफे की क्या वजह है। काश मुल्क की मईशत भी इतनी तरक्की कर रही होती कि जितनी आपकी ज़ाती तकदीर और मईशत तरक्की कर रही है। तो इसमें बहुत सारे कहानी में झोल हैं, उलझाई गई है। बेहतर ये होगा कि वो ये कहेंगे कि नैब इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, कि वो अदालत में जाएं, रूल्स फ्रेम हो और आइंदा के लिए भी पैटर्न सेट हो कि कोई भी वज़ीर आज़म अपने ताबे इदारों से और अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये ना कर सके। अगर साबिक वज़ीर आज़म गिलानी और साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को नायल किया जा सकता है, अगर वज़ीर आज़म साबिक नवाज़ शरीफ को बेटे की कंपनी में से तनख्वाह न वसूल करने पर नायल किया जा सकता है, और अगर साबिक स्पीकर जो थे उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको 2 नौकरियां देने पे एक टर्म पे पाबंदी लग सकती है, तो यकीनन ये उससे बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं भी जाएंगे कि जो चीज़ें कौमी सलामती के नाम पे और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के नाम पे छुपाई जा रही, फिर अदालत में वो ऑर्डर होगा बाइंडिंग कि आपको सारी तफसीलात देनी पड़ेंगी और वो लोग आम आदमी को भी अवेलेबल होंगी। जो नकूल आप अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, जो आपका वकील डिफेंस करेगा और जो मुखालिफ फरीक में जो होगा इदारे होंगे तहकीकाती, उनके वकील जो जरा करेंगे, उससे रोज़ाना खबरें निकलेंगी और आम आदमी को भी इन खुफिया फाइलों तक झांकने का मौका मिलेगा जो इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ने उसके ऊपर सुर्ख फीता रखा हुआ है और आज तक वो सुर्ख फीता है हमें दिखाया ही नहीं जाता। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जाएं, वो सारा जिसे कहा जाता है कच्चा छटा वो अदालत में खुले और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सामने आए और एक ऐसा डिसीजन आए ताकि मुस्तकबिल में भी ये जो बाब है ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो लेकिन अगर वो नहीं जाते तो फिर मेरे जैसे एक आदमी के लिए यही काफ़ी होगा कि वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ मौजूद नहीं है। शलील साहब आप कुछ कहना चाहती हैं? मैक्स क्या होगा अगर अदालत जाते हैं तो मैक्सिमम क्या होगा? फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो फेलियर तो वही गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। देखिए मदीहा, पहली एक मज़ाहिका है इस चीज़ जो इसमें वो ये है कि जब आप किसी चीज़ की वैल्यू लगवाते हैं ना, उसमें मार्केट के एक्सपर्ट बिठवाते हैं और वो बताता है कि इस वक्त जब आप इस चीज़ को बेचेंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू ये है। आप ये देखें कि 10 करोड़ पे उसकी वैल्यू तोशाखाना में लगाएगी तो क्या मजबूरी थी कि आपने 5 करोड़ का बेचा है? ये भी तो सवाल उठेगा ना। आप कह रहे हैं कि मैदान वो उसमें शहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, तो ये बड़ी दफा गिर चुके हुए हैं। ये बहुत दफा लोगों के ऊपर इल्जामात लगा के या तो उससे मुकर जाते हैं या अदालत में जाके उसके ऊपर स्टे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इस मैदान के पुराने पापी हैं, इनको पता है कि मेरा काम सिर्फ इल्जाम लगाना है तो और या मैं काम दावा करना है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि उन्होंने MKM के ऊपर भी एक केस करना था बरतानिया में जाके, आज तक वो केस हुआ नहीं है। सवाल तो इनसे किए जाएंगे। मेरा अपना ये सवाल है कि एक वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम को क्या मजबूरी पेश आई कि 10 करोड़ की चीज उसने 5 करोड़ की, क्या वो बेवकूफ था या उसके घर में फाके पड़े हुए थे, उसको मजबूरी में ये चीज बेचनी पड़ गई है? तो सवाल इमरान जो है अदालत जाए, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अदालत के अंदर जाए। और एक मसला ये है कि हम एक घड़ी को लेके बात हो रही है और उसका चर्चा हो रहा है, हम मलक रियाज वाले केस के ऊपर क्यों नहीं बात करते जो 50 अरब रुपया जो है इन्होंने उसको माफ करवाया और उसके बदले में अल कादर यूनिवर्सिटी की इनको जमीन मिली हुई है। फिर आरिफ नकवी को इन्होंने कौन कौन से फायदे पहुंचाए जिसकी वजह से वुडन क्रिकेट क्लब के जो उनको वो मिलते रहे, वहां से सारे चैरिटीज मिलती रही हैं। तो और अभी तक इनकी फॉरेन फंडिंग का केस जो है ये तो उससे भी भागते फिर रहे हैं कि शौकत खानम का जो उन्होंने पैसा लिया हुआ था वो सारा इन्होंने जाके लगाया है अपने सियासी मकासद के ऊपर। ये एक केसेस हैं इनके। इस वजीर आजम के जो हमें ये बताते थे कि रोजाना 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है और 1 अरब की करप्शन होती है, उस वजीर आजम के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो हम कहां पे हम ऊपर गए हैं करप्शन के इंडेक्स के ऊपर के अंदर। सिर्फ ये है कि इमरान साहब के दावे ज्यादा होते हैं, जब वो इख्तिदार से बाहर होते हैं उन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब अवाम को दिखाए थे, लेकिन जब वो इख्तिदार के अंदर आए, ये जो अब वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि वो अवाम के लिए निकले? नहीं, वो अपनी इन चोरियों से बचना चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं
कि शायद इस वक्त जो मैंने एक झूठा बयानिया बनाया है, अभी अगर इलेक्शन हो जाए तो मैं दोबारा इख्तियार में आके अपनी इन तमाम चोरियों को दोबारा से छुपा सकूं जिनमें अब मैं फंसने जा रहा हूं। ठीक। ये दूसरों को जो चोर चोर कहते थे, अब इनके अपने खिलाफ जो है ना वो घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं। ठीक है असलंगी साहब, दूसरों को चोर चोर कहा जा रहा था लेकिन अपने खिलाफ अब घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी थी जिसमें बच्चियां जो थी वो घड़ी चोर का नारा लगा रही थी। देखिए, बात यह है कि पहले भी मैंने कहा कि खान साहब को ये हक हासिल है कि अगर वो समझते हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो अदालतों में जाएं। जैसा कि तोशा खाना केस में जो उनकी नाअहली हुई तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए पिछले महीने और उन्होंने कहा कि इस फैसले को आप तब्दील करें। वो केस अभी भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जी जो मेरी नाअहली है इन्हें 95 मियांवाली की, उसको ख़त्म करें। कोर्ट ने उसको ख़त्म नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहा कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक आप मियांवाली में ज़िमनी इंतखाबात ना कराएं। तो खान साहब तो हर जगह जा रहे हैं, हर अदालत में जा रहे हैं अपने लिए रिलीफ लेने के लिए, और ये उनका हक है, वो जाएं। लेकिन बात यह है कि जो इनके जो झूठ है वो तो खुल के सामने आ गए हैं। अब तोशा खाना केस में जो नए इंकिशाफात हुए हैं, अब वो किस मुंह से अदालतों में जाएंगे। ठीक है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले सवाल का जवाब दिया। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से सबका ये है कि अदालत अगर जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उन्हें किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से जो मुलाकात की है, अब सवाल ये बनता है कि स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और एक अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो ऐसा होता दिखाई दे रहा है। क्या तमाम स्टेक होल्डर्स मानेंगे पाकिस्तान के लिए जो एक पेश पे आने के लिए बात मानेंगे? इसी सिलसिले की कड़ी हमारा आज का दूसरा सवाल, मुल्क में सियासी डेडलॉक का जिम्मेदार कौन? मुल्क में मौजूद सियासी बहरान की सियासी हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी चाहिए, ये सवाल है। सोलंकी साहब, इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए जी, लचक हर चीज़ में हो सकती है, लेकिन आइन और कानून में कोई लचक नहीं होती है। आइन के अंदर लिखा है कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। अब इस पर कोई लचक नहीं हो सकती क्योंकि ये आइन के अंदर दर्ज है। वो जिससे भी मशवरा करें, अपनी काबीना के अरकान से करें, इत्तेहादियों से करें, जिससे भी करें, लेकिन वो किसी की मशावरत के पाबंद नहीं है। ना उन्होंने सदर से मशवरा करना है, ना साबिक वजीर आजम से करना है, उसका तो आइन के अंदर कोई जिक्र नहीं है। तो मौजूदा जो भी सियासी तातुल है वो इमरान खान का पैदा करता है, और मुझे यकीन है कि खुद उनकी अपनी जमात भी इस तातुल में खुश नहीं है। मेरी मालूमात है, तज्जिया नहीं, ठीक है, कि उनके अपने बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो नाखुश हैं कि ये जो खुदकुशी के लिए आमादा कर रहे हैं खान साहब अपनी जमात को, इससे उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये जो उनके मुतालबात थे वो गैर आइनी थे कि आर्मी चीफ की तैनाती में मेरी मर्जी ले लें, आप जो है वक्त से पहले इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट मजबूर करे वज़ीर आज़म को और मौजूदा हुकूमत को, तो उस पर तो कोई लचक नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर आप मुल्क में मुस्तकबिल के जो इंतखाबात हैं उनके आज़ादाना और मुनसफाना होने पर कोई मुज़ाकरात करना चाहें, उस पर तो हुकूमत हमेशा तैयार है। मशरूत मुतालबात के लिए हुकूमत तैयार नहीं है और न उनको होना चाहिए। ठीक है शरीर साहब, आपकी जानिब लचक दिखानी चाहिए। सोलंकी साहब ने कहा कि मशरूत मुतालबात के ऊपर लचक, वो उन्होंने बताया कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि आइन और कानून में कोई लचक नहीं होनी चाहिए, दूसरे मामलात में हो और मुल्क की सालमियत के लिए हो। देखें, जो सियासी जमातें हैं ना, उनमें हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे जो होते हैं वो खुले रहते हैं, और सियासत के अंदर हमेशा सियासतदान लचक दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी सियासतदान अपनी सियासत को बंद गली में नहीं लेके जाना चाहता जहां से वापसी का रास्ता खत्म हो जाए, क्योंकि वो उसने सियासत करनी है
तो उसके लिए अपने उसको ऑप्शन सारे खुले रखने पड़ते हैं। माजी में भी हम देखते रहे कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती हैं, लेकिन जहां पे उनको नजर आता है कि मुल्क और कौम के मफाद के लिए हमने कोई फैसला करना, तो वो मिलके बैठते भी हैं। पीडीएम हमारे सामने बनी कि वो सारी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक एजेंडे के ऊपर वो इकट्ठे हुए और वो तहरीक अदम एतमाद जो थे इमरान साहब के खिलाफ लेके आए थे। देखिए, इमरान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो एक आईनी चीज थी। आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप एक वजीर आजम से खुश नहीं है और आपके पास मतलूबा तादाद पूरी होती तो आप उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आ जाए। और तहरीक अदम एतमाद आई भी उन्हीं सियासी जमातों के साथ थी जो इमरान साहब के इत्तेहादी थे। जाहिर है वो उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, और हर जमात का अपना एक मंशूर होता है, एक पॉलिसीज होती है, क्योंकि उसने अवाम के सामने जाना होता है उस मंशूर को लेके जिसके जरिए वो वोट लेके आए हुए होते हैं। तो उन्होंने इमरान का साथ छोड़ा, उन्होंने पीडीएम की जमातों का साथ दिया और वो आज हुकूमत के अंदर आ गए। अब इमरान साहब जब इक्तदार से निकले हैं तो उनकी डिमांड सिर्फ एक है कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें। देखिए, जो जमातें तहरीक अदम एतमाद के जरिए आई हैं तो जाहिर है वो भी फिर कुछ डिलीवर करने के लिए आई है ना। ये तो नहीं है कि वो इतना लंबा सारा प्रोसेस करके और फौरन आते साथ ही वो इलेक्शन के अंदर चल जाए। वो भी चाहेंगे कि हम कुछ अवाम डिलीवर करें। जो कानून साजी इमरान साहब ने यकतरफा तौर पर की हुई थी, ईवीएम मशीन वाली, ओवरसीज पाकिस्तानी वाली, जो नैब के कवानीन थे उनके अंदर उन्होंने तरमीम करनी थी, उन्होंने तरमीम करके फिर जो उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि इतनी जल्दी भी इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी हमने हल्का बंदियां करनी है, अभी आपकी मर्दमशुमारी होनी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक आईनी मुद्दत है। और हमने पहले भी देखा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वजीर आजम नाअहल हुए तो उन्होंने दूसरा वजीर आजम बनाया, लेकिन अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। नवाज लीग के दौर में भी ये हुआ कि वजीर आजम नाअहल हुए, उन्होंने दूसरा वजीर आजम बनाया, लेकिन अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। अब ये हुकूमत आ गई है, इसकी अपनी आईनी मुद्दत पूरी होगी तो वो इलेक्शन करवा लेंगे। इमरान खान साहब सिर्फ वन एजेंडे के ऊपर हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस एजेंडे के ऊपर, पिछले दिनों भी उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जो मुझे मुज़ाकरात की पेशकश की गई, लेकिन अगर इलेक्शन पे बात होगी तो मैं आऊंगा। आप इलेक्शन की डेट के ऊपर अपना जो मौकफ है उसको थोड़ा सा साइड पे रखें और आप इलेक्शन मुनसफाना कैसे होने चाहिए, हल्का बंदियां कैसे होनी चाहिए, इन सब के ऊपर आप आके बैठे तो सही, बातचीत तो करें। आपसे गैर आईनी डिमांड बनाने के लिए आप हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, आप अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें कि किसी तरह मेरी गैर आईनी डिमांड्स मान लीजिए। तो मैं भी सोलंकी साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि आईनी डिमांड्स जो हैं वो उनकी माननी चाहिए, लेकिन उनकी गैर आईनी डिमांड्स जो है वो नहीं मानी जा सकती हैं और मुज़ाकरात के ऑप्शन रखने चाहिए। देखिए, इमरान साहब ने खुद साख्ता तौर पे जो खुद को एक फरिश्ता बना लिया हुआ है और उनको लगता है कि जो बाकी सियासतदान हैं वो सारे करप्ट चोर हैं, सिर्फ मैं एक वाहिद ऑनेस्ट जो है उन सियासतदान आया हूं। और यही चीज पिछले 10 सालों से जो प्रोपेगेंडा कर करके उनके एक कल्ट फॉलोइंग को भी बता दी गई है कि सिर्फ यही एक ईमानदार वजीर आजम आए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। इसी वजह से देखे वो कहते हैं कि मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर लूंगा लेकिन मैं इन चोर चक्कों के साथ नहीं बैठूंगा, जबकि आप जिनको डाकू कहते थे उनके साथ कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिनको आप कातिल जमात कहते थे उनके साथ भी आप पीछे इत्तेहादी रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जहां पे आपका मुफाद पूरा हो रहा होगा वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां पे आपका मुफाद पूरा नहीं होगा वहां पे आप बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाते। तो ये ना जमहूरी सोच है ना ये किसी सियासतदान वाली सोच है। तो इमरान साहब को अब कुछ सीख लेना चाहिए। सारी जमातें सीख के आगे बढ़ चुके हैं, इमरान साहब अभी तक उसी बंद गली में खड़े हैं। ठीक हो गया सज्जाद साहब, तमाम स्टेक होल्डर को अपने मौकिफ में लचक दिखानी चाहिए, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आइडियली तो यही होना चाहिए, क्योंकि देखें जो पार्लियामेंट की सियासत है वो तो है ही एक दूसरे को स्पेस देना होता है, निगोशिएट करना होता है और एक इत्तफाक राय, मिनिमम इत्तफाक राय जो होता है वो क्रिएट किया जाता है पार्लियामेंट्स के ज़रिए, ताकि जो मुल्क है और कौम है उसको मुतहद रखा जा सके। और सारी दुनिया अपनी पार्लियामेंट की तरफ देखती है, सारी दुनिया के ममालिक, और वहाँ की जो सियासत होती है वो आर्टिकुलेट इसी तरह होती है सेनेट में, कौमी असम्बलियों में, और वहीं से जाके फिर इक़्तिदार जो है आगे एक रास्ता बनाता है। लेकिन इमरान खान साहब का केस थोड़ा मुख्तलिफ है। वो जनरल मुशर्रफ की तरह सोचते हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ कहता था कि दोनों जमातों को मैं पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन, इनका रोल नहीं एक्सेप्ट करूंगा, और उन्होंने एक किंग्स पार्टी बनाई अपनी और अपने 5-7 साल निकाले, जो भी 10 साल। इसी तरह जनरल मुशर्रफ थे, जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त की वो सारी जमातें जो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने बतौर ख़ास अताब का निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद वो सारी जमातें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ खड़ी थी उनके ऊपर भी उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके नतीजे में MRD बनी। और आपने देखा उन्होंने भी एक किंग्स पार्टी बनाई थी ज़िया-उल हक साहब ने, और बाकी सबको आउट करने की कोशिश की थी। ये इमरान खान साहब जो हैं, इनको एक बनी बनाई किंग्स पार्टी बनाकर दी गई थी पिछले 10-15 सालों में। मुख्तलिफ जो हमारी रियासत के मोहरे उन्होंने मिल के बड़ी मुशक्क़त करके इनको एक पार्टी बना के दी है, किंग्स पार्टी। सही। और उसकी थ्योरी ये थी कि दोनों जमातें जो हैं वो करप्ट हैं, और ये जो हैं ये नेक पाक एक हमारे पास उतार आ गए, लिहाजा इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसी माइंडसेट के अंदर ही इमरान खान की अपनी सियासी ज़िंदगी को लिव कर रहे हैं। उनके पास कोई पॉलिटिकल स्पेस वो देने के लिए तैयार नहीं है किसी बड़ी सियासी जमात को। अगरचे उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो काफ लीग जो कि डाकू होती है उसको भी साथ मिला लेते हैं, और उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो कातिल MQM को भी साथ मिला लेते हैं। लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम बड़े धारे की सियासी जमातें, दोनों सियासी जमातें हैं, उनको वो अपने निशाने पे रखते हैं। तो जब उनको निशाने पे रखेंगे और पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे, और वो कहते हैं कि मैं ऐसी पार्लियामेंट जिसमें ये दोनों पार्टियां मौजूद हों उन पे बिलीव नहीं करता, उन पे लानत भेजता हूँ और इस्तीफे देकर चले जाते हैं। तो ये वो रवैया है ना जनरल ज़िया का, जनरल मुशर्रफ का। लेकिन उन लोगों ने तो जितनी देर तक उनके अदारे ने उनको सपोर्ट किया, या जब तक वो मिलिट्री चीफ रहे तब तक उनकी ताकत रही। आपने देखा जनरल मुशर्रफ किस तरह से फेड आउट हुए जब मुल्क में नए इंतखाबात हुए और ये दोनों सियासी जमातें आईं, तो उन्होंने किस तरीके से उसको रास्ता दिखाया बाहर जाने का। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए कि वो कुछ रिकनसाइल करें इस सियासी सूरत हाल में। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो दुरुस्त कहा सोलंकी साहब ने कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है वो आइन और कानून के तहत होगा, उसमें कोई तीसरा आदमी, कोई उसकी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन पे बात हो सकती है, रिफॉर्म्स पे बात हो सकती है। अगर PTI पार्लियामेंट में वापस जाती है और वो आगे अपना अगर फ्यूचर देखती है इसी पार्लियामेंट के ज़रिए, और इसी ये जो तकसीरियत है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें मिल के एक अलाइंस बनाती हैं, अगर उनके जहन से ये तस्वर निकल जाए इमरान खान साहब के जहन से, जो 2/3 मेजॉरिटी का, जो कि उनको कभी नहीं मिलने वाली, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि जैसे उन्होंने पंजाब में 10 सीटों के एक आदमी को वज़ीर आला बनाया, उनको मरकज़ में भी दूसरी सियासी जमातों के लिए जगह बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शायद ये जो तलखी है इस वक्त फ़ज़ा में, और ये जो एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, उससे हम एक कदम आगे बढ़ सकें। ठीक है। उसके लिए उनको अपना डेमोक्रेटिक माइंड जो बनाने की ज़रूरत है, उस डिक्टेटरशिप वाले माइंड से, उस माइंड सेट से निकलने की ज़रूरत है। हम तवक्को करते हैं कि ये जो उनके साथ जिस तरह से उनकी हुकूमत को पार्लियामेंट के वोट के ज़रिए हटाया गया, और उसके बाद से जितने वाक़यात उनके साथ पेश आ रहे हैं, और जैसे वो एक नाजायज़ तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, रियासत को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, और उन्होंने एक सिंपथी की लहर जो वो भी अपने लिए पैदा की अवाम के अंदर। उन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो एंड रिज़ल्ट यही निकलता है कि वो अभी तक उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन जीत भी रहे हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और पार्लियामेंट में अगर वो बैठते तो शायद वो कोई गिव एंड टेक कर सकते। लिहाजा ऐसा तो नहीं होगा। आज उन्होंने वही बात दोहराई है कि जी या मुझे आईनी तरीके से रास्ता दे दें या फिर खून रेजी होगी। तो वो बुनियादी तौर पे अभी तक वो डिक्टेटरशिप की बात, उनका जो माइंड है उसके हवाले से ही, उसी रेफरेंस में से बोल रहे हैं, और साथ ही साथ वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर उनके लिए कोई रेड कारपेट ना बिछाया गया आने वाले चंद महीनों में, तो शायद वो खुदा न खास्ता मुल्क में खाना जंगी का इशारा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि रियासत अभी इतनी कमजोर हुई है कि उनको इतना खुलखुला का मौका मिलेगा। ठीक है, उनको वापस गुफ्तगू करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा, पार्लिमानी अंदाज अपनाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में आके ही अपना रास्ता
एक निकालना बस पड़ेगा, रास्ता इसके अलावा निकालना मुझे पड़ेगा। नहीं नजर चलिए आता ठीक कि है, उनका कोई और आगे सूट बढ़ते है। हैं। ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे? तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी होगी, दिखानी चाहिए, और कौन सा स्टेक होल्डर ऐसा है जो कि अभी वो ज़िद्दी बच्चा बना बैठा है? यकीनन जो बात गुफ्तगू सजाद अनवर साहब ने और सोलंगी साहब ने की है कि जमहूरियत और आइन पे एक पुख्ता यकीन और अज़म रखे तमाम स्टेक होल्डर के लिए रास्ता यही है। और हम मुसलमानों के लिए ये बात कुरान मजीद में भी है कि किसी मामले में हद से ना गुज़र जाए। तो ये हद से जो गुज़र जाना है, ये एक इंतहा तक जाना है, और यही हमारा एक मसला रहा है। हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, वो इलामा इकबाल भी 100 साल पहले यही कह गए कि फ़िरका बंदी है कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये तब मुमकिन होगा जब हम महज अपनी सियासत के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए सोचेंगे, हम अपनी अना के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सोचेंगे, हम अपने सियासी मफाद के लिए नहीं सियासी मिरास के लिए सोचेंगे, सियासी रवायात के लिए सोचेंगे। तो आप देखें कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाओं का मुजाहरा किया, क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की, कायद आज़म पे फतवे दिए, पाकिस्तान हिजरत की, शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगी, और आज भी तारीख़ में उनकी जो जमातें हैं, शख्सियात हैं, उनकी नस्लें भी कह रही हैं कि हमारा गलत फ़ैसला। इसी तरह जब यहाँ PNA की मूवमेंट हुई, सियासी इंतहा तक गए, तो 11 साल पछताते रहे। और जो तारीख़ अभी सजाद अनवर साहब ने बताई है, मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ ने तो लचक का मुजाहरा किया। जिनको आने कह रहे थे कि नहीं आने दूंगा, जब क्राइसिस आए तो लचक। तो इस वक्त लचक जो है वो आपको दिखाने के लिए पहली तो चीज़ ये है कि आप दूसरे फरीक का वजूद तस्लीम करें, और वो तब तस्लीम करेंगे जब आप कहेंगे कि पार्लियामेंट एक इदारा है, उस इदारे के अंदर बैठे लोगों से मेरा सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन हम एक इदारे के, मुझे भी लोगों ने मुंतखब किया अपने हक़ रायदही से, और मुखालिफ फरीक को भी मुंतखब किए, और हम दोनों अपने सियासी तर्ज अमल में हम रियासत से वफादार होने का हल्फ उठाते हैं, और हमारा जो आइन के अंदर हमारी जिम्मेदारी है, हम वो उनसे ओहदा बरा होंगे, उनसे उनके ज़रिए हमारी आइनी और सियासी जो है वो जदोजहद रहेगी। लेकिन जब ना आइन पे, ना जमहूरियत पे, ना पार्लिमानी रवायात पे, किसी चीज़ पे आपको फर्म बिलीफ चाहिए। लेकिन ये मसला इस वक्त क्यों दरपेश है? इसलिए कि आप सियासत को इस रुख, इस इंतहा और इस सियासी नफरत अंगेज़ी में, इस सियासी माजराई में ले गए हैं कि अब अगर आप पीछे हटते हैं, लचक का मुजाहरा दिखते हैं, तो इसको आपका जो फॉलोअर है, वो कल्ट फॉलोअर इसको सरेंडर समझेगा, सही, और आप समझेगा कि ये पसपाई है। तो आपने इतनी इसको जीरो सम गेम कर दी। वो जंग के अंदर जीरो सम गेम होती है कि एनिमी होता है, आपने उसको तस्खीर करना होता है, शिकस्त देनी होती है, आपके दुश्मन ने आपको शिकस्त देनी होती है। लेकिन सियासत जंग का मैदान नहीं, इसको जीरो सम गेम नहीं बनाना चाहिए, इसको विन विन आउटकम इसकी जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। तो ये चीज़ जो स्ट्रॉन्ग फेथ हमने देखा कि पार्लियामेंट में जितना अरसा इमरान खान साहब रहे, वहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय जितनी कानून साजी हुई वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुई। हम ये तो कहते हैं और ये तासर अवाम में जाता है कि सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। और जो आपका सवाल है, मैं सोच रहा था पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के मुतालिक कि उनका एक तासर आम आदमी से, एक जो मैन ऑन स्ट्रीट है उस पर यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, किसी चीज़ पे इकट्ठे नहीं है, ये बात गलत है। इसका मुतबादल बयानिया मैं ये देता हूँ कि फाटा के लोगों को FCR के कानून से निजात पार्लियामेंट ने दी, तमाम सियासी जमातों ने वहाँ इकट्ठे होकर दी। इस मुल्क को आइन सियासी जमातों ने दी, सियासी इज्तिमा किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल किया। और वो जो कॉलोनियल दौर के कवानीन थे और जो इस्लामी दफात का यहाँ हमारे मुल्क में ना होना, ये सब कुछ हमें आइन ने दिया, पार्लियामेंट ने दिया। और इस मुल्क में जब भी दहशत गर्दों को सजा भी पार्लियामेंट ने दी कि जब ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो होनी चाहिए, जो मुल्क हमारी रियासत के साथ जो गैर रियासती नासिर जंग नबर्द आजमा है, उस कानून के लिए भी सब सियासतदान इकट्ठे हुए। तो अगर CPEC के लिए, अगर एटमी प्रोग्राम के लिए, अगर फाटा रिफॉर्म बिल के लिए
अक्रॉस दी बोर्ड सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं इंडिया के खिलाफ मजम्मत के लिए जब उन्होंने हमला किया है। और फैटफ के कवानीन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने के लिए जो कानून साजी चाहिए थी उसके लिए इकट्ठे। और तो ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, सिर्फ इसलिए कि इस लचक के मुजाहरे से पाकिस्तान की रियासत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा होगा, आइन को फ़ायदा होगा, जमहूरियत को फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल क्लास को फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी जो सियासत है वो इस रोक पे है कि उसको नुकसान होगा। तो ये बड़ा एक छोटा एक सियासी मकसद है, इसके ऊपर से आगे निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, इमरान खान साहब एक लीडर, उन्हें वसत नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो है कि चढ़ दौड़ना, लठ बरदार ग्रोहों के साथ रियासत पे हमलावर होना, हुकूमत को गिराना, शहरों को मफलूज कर देना, निज़ाम ज़िंदगी को तअत्तुल का शिकार कर देना, ये चीज़ें वो हैं कि जो रियासत की फेवर में नहीं है। ठीक है, आपको मौका मिला है कि आप पार्लियामान में आप आएँ और इस मुल्क के लोगों को मायूस न करें अपनी कारकर्दगी से, तो उस मौके को ज़ाया न करें खुदारा। ठीक है शहीदा साहिबा, आपने ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत ही मुफस्सल जामा अंदाज में उन्होंने बताया है कि एक तो खान साहब क्यों पार्लियामेंट में नहीं आ रहे और पार्लियामेंट में आकर वो किस तरह से आवाम की खिदमत कर सकते हैं। माजी की मिसालें उन्होंने दी हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने माजी की जो मिसालें दी है ना, जहाँ पे सियासतदान मिल बैठे हैं, तो उनमें ये मिसालें भी शामिल है कि इमरान खान उनके साथ मिलके नहीं बैठते थे। जब तुर्क सदर पाकिस्तान आए थे तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था, इमरान खान ने बाइकआउट किया उसका। कश्मीर के ऊपर जब ये यकतरफा फैसला हुआ था और इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी थी, तो इमरान खान ने उस ज्वाइंट सेशन का भी बाइकआउट किया। नवाज लीग के दौर के अंदर जब कश्मीर के ऊपर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था तो इमरान खान ने उसका भी बाइकआउट किया था। सलामती के ऊपर जब कमेटी इसका ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था जिसमें ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामेंटेरियंस को, इमरान खान खुद वजीर आजम थे और उन्होंने उसका बाइकआउट किया था। बात यह है कि जो मैं पहले भी कहा था कि सियासतदान हमेशा ऑप्शन खुले रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ऑप्शन कभी खुले रखे ही नहीं है। उनके जो आमराना सोच है उसकी वजह से वो बंद गली में पहुंच गए और वो एक ऐसा स्टेक होल्डर बन गए जो कहते हैं सिर्फ मेरी बात मानो वरना मैंने किसी और की कोई बात नहीं माननी है। तो सियासतदान जो होते हैं वो तो मिलकर चलेंगे और आगे भी चलते नजर आएंगे, लेकिन क्या इमरान खान जमहूरी और सियासी सोच अपनाएंगे? मेरे उसके ऊपर तहफ्फुज़ात ये हैं और मुझे लगता है कि वो नहीं अपनाएंगे, वो अभी तक नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, सोलंकी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी, मैं सिर्फ इजाफा करूं कि कोरोना पे जो इजलास हुकूमत ने बुलाया था उसमें खुद वजीर आजम शामिल नहीं हुए, गिलगित बल्तिस्तान पे जो बुलाया था उसमें वो शामिल नहीं हुए, फैटफ पे जो बुलाया था उसमें वो शामिल नहीं है। इमरान खान एक गैर सियासी आदमी है, उससे सियासी मौक़िफ़ की तवक्को रखना बिल्कुल फजूल बात है। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। सोलंकी साहब, शहीला साहिबा, ताहिर नईम मलिक, सज्जाद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।